दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 22 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहला प्रश्न राजस्थान से ही जुड़ा है। तो दोस्तों, एक काम जो आपको करना है वो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाना, ताकि ये जो हमारा एक प्रयास है इसका लाभ अधिक से अधिक जो लाभार्थी या जो बच्चे हैं उन्हें मिल सके और वे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो राजस्थान राज्य में शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में योग्य महिलाओं को दूसरे बच्चे के जन्म पर कुल कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों, कल जो है इस योजना की शुरुआत की गई। आप एक कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक और अन्य योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो ये जो सहयोग योजना है, यह योजना तो है केंद्र सरकार की, जो कि 2 वर्ष पहले शुरू की गई थी, जबकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने शुरू की है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो दोनों योजनाओं में अंतर है, इस चीज को आप समझें। ठीक है, तो देखिए, कुल मिलाकर 6,000 रुपए की राशि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद में जो भी योग्य महिलाएं हैं उनको इसमें दी जाएगी। इस योजना को शुरू किया गया है राजस्थान के 4 टीएसपी जिलों में। तो राजस्थान के जो 4 टीएसपी जिले हैं, इनमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया गया है और इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं, चूंकि राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में कुपोषण की समस्या बहुत अधिक देखी जाती है, उसी चीज को देखते हुए समुचित विकास के साथ साथ माँ का पोषण भी हो, इस चीज को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है उसके प्रावधानों की अनुपालना में, चूंकि दोस्तों प्रथम प्रसव के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन दूसरे प्रसव, ठीक है, या दूसरी डिलीवरी जो है उसके लिए अभी तक कोई ऐसी योजनाएं नहीं थी और ऐसी एक योजना ये अब काम करेगी। महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने के लिए इसकी घोषणा इस बार जो राज्य बजट था उसमें की गई थी और इसे अब लागू किया गया है 4 जिलों में। कौन कौन से? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। चारों के चारों हमारे टीएसपी जिले हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसलिए किया गया इन चारों में क्योंकि यहाँ पर मातृ एवं शिशु पोषण संकेतक काफ़ी नीचे हैं, अर्थात यहाँ पर मातृ और शिशु मृत्यु दर और इनमें जो पोषण जो है उसकी कमी हमको देखने को मिलती है। योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग काम करेंगे। अब आप बोलोगे सर, खान एवं भू विज्ञान विभाग का क्या रोल है? तो रोल ये है कि इसकी जो फंडिंग है वो कहाँ से होगी? स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो जो हमारे यहाँ पर जो मिनरल्स का खनन होता है उसका एक हिस्सा मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जाता है, जिसमें से पैसे का प्रयोग जो है इस योजना के लिए किया जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो मिनरल्स हैं हमको इन्हीं टीएसपी जिलों में देखने को भी मिलते हैं। चलिए मैं योजना के बारे में बता देता हूँ कि योजना में क्या क्या मिलने वाला है। योजना में जो दूसरी संतान है उसके जन्म पर लाभार्थी महिला को 5 चरणों में 6,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। पहली राशि मिलेगी 1,000 रुपए की गर्भावस्था जांच और पंजीकरण पर। दूसरी राशि प्रसव पूर्व 2 जांच पूरी होने पर। तीसरी किस्त 1,000 रुपए की संस्थागत प्रसव होने पर। चौथी किस्त 2,000 रुपए में बच्चे के जन्म के 105 दिन अर्थात 3 महीने के भीतर भीतर सभी टीके लगने पर और बच्चे का पंजीकरण होने पर। ठीक है, और पांचवी राशि जो आखिरी राशि है वो 1,000 रुपए की होगी, जो कि दंपत्ति की दूसरी संतान पैदा होने के 3 महीने के भीतर परिवार नियोजन के किसी भी साधन को अपनाने पर दी जाएगी। तो कहीं न कहीं 2 बच्चों के बाद में बच्चों की उत्पत्ति होने पर रोक लगाने में ये मदद करेगा, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर जो कैश लाभ दिया जाएगा उससे कई परिवार जो है इस तरह से परिवार नियोजन को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। दूसरा, इससे क्या होगा? पूर्ण रूप से संस्थागत प्रसवों की ओर लोग बढ़ पाएंगे, क्योंकि 6,000 रुपए की राशि मिलने पर न केवल उन्हें इस महिलाओं के लिए पोषण की व्यवस्था करने की भी जो सुविधा मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ वे राज्य की जो निःशुल्क प्रसव योजनाएं हैं उनका भी लाभ ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने हेतु 2020 के एडिनबर्ग मेडल के लिए चुना गया है? दोस्तों, एडिनबर्ग मेडल जो है वो सुनीता नारायण को दिया गया है, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE जो है
उसकी महानिदेशक हैं। इसके साथ साथ ये डाउन टू अर्थ पत्रिका जो है उसकी संपादक भी हैं, और इन्हें सिटी ऑफ एडिनबर्ग काउंसिल के द्वारा एडिनबर्ग मेडल 2020 के लिए चुना गया है। एडिनबर्ग मेडल उन लोगों को दिया जाता है जो सभी लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवता की समझ और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अर्थात जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के संरक्षण, विज्ञान में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नारायण की, तो सुनीता नारायण ने लगातार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी ओर ध्यान दिया है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और लोगों को कहा है कि अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया तभी जाकर हम अधिक से अधिक बड़े वर्ग को जो है जो जो भी पर्यावरण के हमारे संसाधन है उनका लाभ दे पाएंगे। यह सम्मान उनके मजबूत नेतृत्व को भी रेखांकित करता है, जिसकी वजह से वो गरीबों और अधिकार विहीन लोगों तक जलवायु न्याय पहुंचाने में सफल रही हैं। तो उन्हें उन्हें जो है देश में विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं हमारी जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, उसमें उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। पहले नेशनल क्लाइमेट लीडर अवार्ड्स 2019 के लिए नारायण को भारत से नेशनल क्लाइमेट लीडर भी चुना गया है, और यह चयन क्लाइमेट स्कोर कार्ड द्वारा प्रकाशित ग्लोबल स्पॉटलाइट रिपोर्ट में प्रकाशित हुई है। तो एक और तो एडिनबर्ग मेडल मिला है, वहीं दूसरी ओर नेशनल क्लाइमेट लीडर अवार्ड्स 2019 में भी उनको नेशनल क्लाइमेट लीडर चुना गया था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक और प्रश्न दोस्तों, बुकर पुरस्कार जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, वो दिया गया है साल 2020 के लिए बुकर पुरस्कार, और इसके लिए चयनित हुए हैं डगलस स्टुअर्ट। देखिए, मैंने आपको पहले बताया भी था कि अवनी दोषी जो कि भारतीय मूल की हैं उन्हें चुना गया था अंतिम 5 में, और अब जो है फाइनली डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास शगी बैन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ये स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट, और उनकी किताब को साल 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई ये अब तक की सिर्फ दूसरी ही स्कॉटिश नॉवेल है। तो स्कॉटलैंड से ये दूसरी नॉवेल है। पुरस्कार के तहत जीतने वाले को 50,000 पाउंड या करीब 50 लाख रुपए के करीब दिए जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले जो बुकर पुरस्कार है उसके बारे में पूरी डिटेल दे दी थी। तो हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक्स हैं जो कि आपकी आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह बुकर पुरस्कार में और मेन बुकर पुरस्कार में अंतर है और क्या कुछ वहाँ पर स्पेशल है। तो वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी जो है उनकी किताब बर्न्ड शुगर भी इस रेस में काफ़ी आगे चल रही थी। हालांकि सफलता स्टुअर्ट को ही मिली है। जो 5 इसमें जो पुस्तकें सम्मिलित थी उनमें जिम्बाब्वे के लेखक सिट्सी दांगारेम बगा की दिस मॉर्नेबल बॉडी, अमेरिकी लेखक डायना कुक की द न्यू वाइल्डनेस, माजा मैनजिस्टे की द शैडो किंग, ब्रैंडन टेलर के रियल लाइफ, और न्यूयॉर्क में रह रहे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट के शगी बैन शामिल है। शगी बैन की अगर हम बात करें तो शगी बैन एक छोटे लड़के की कहानी है जो कि 1980 के दशक में ग्लासगो स्कॉटलैंड के मकानों में कहीं रह रहा था। शैगी और उसके भाई बहनों को उसके पिता छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ ने उसे पाला जो खुद शराबी थी। अगर मैं 2019 की बात करूं तो उस साल पुरस्कार मार्गरेट एडवुड और बर्नडाइन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको याद रखना है। तो स्टुअर्ट का नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाएगा। राजस्थान का ही एक और प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हाल ही में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को आरक्षण के लिए पत्र जारी किया गया है और यह 30%, अर्थात अब अगर 100 दुकानें उचित मूल्य की किसी को जारी की जाएगी तो इनमें से 30% महिलाओं के लिए होंगी। तो प्रदेश में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह वर्तमान तथा भविष्य में जारी होने वाली सभी रिक्तियों पर लागू होगा। जनजातीय उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों में कुल रिक्तियों में से 45% रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5% अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के लिए होगी। इसका मतलब है जो हमारे टीएसपी एरियाज है उनमें यदि कोई 100 सीट्स है तो उनमें से 45 सीटें आपकी एसटी के लिए, जबकि 5 सीटें जो है एससी के लिए होगी और फिर इन्हीं में से 30% आरक्षण संबंधित वर्गों को मिलेगा। ठीक है, तो जनजातीय उपयोजना के अनुसूचित
क्षेत्रों की महिलाओं को दिया जाने वाला 30% आरक्षण अनारक्षित वर्ग के 50% में, अनुसूचित जनजाति के 45% में और अनुसूचित जाति के 5% निर्धारित कोटे में मिलेगा। मतलब अगर एसटी या एससी जो है उनको उन्हीं के वर्ग के आधार पर ये कोटा दिया जाएगा। अर्थात ये जो 5% सीटें हैं इनमें केवल एससी की महिलाओं को ही 30% आरक्षण मिलेगा और जो 50% सीटें जनरल की रहेगी उसमें सभी जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं या फिर जो भी कोई भी वर्ग का हो उन सभी को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है? और यह है जीसी मुर्मा जो वर्तमान में हमारे सीएजी भी हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। दोस्तों मुर्मू देश के 14वें सीएजी हैं और इस संगठन में उनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। मुर्मू की बात करें तो इससे पहले ये एक प्रशासक रहे हैं और इन्हें जो है वर्तमान सरकार का एक भरोसेमंद नौकरशाह माना जाता है। मुर्मू को अक्टूबर 2019 में सत्यपाल मलिक के बाद शासित जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसका पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, क्योंकि अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग, जो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो अलग अलग आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। अगर मैं आईपीयू की बात करें तो आईपीयू जो है ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है जो विभिन्न देशों की संसदों के बीच समन्वयकर्ता संगठन के रूप में काम करता है। तो ये लोकतांत्रिक देशों की संसदों को एक दूसरे की पद्धतियों के बारे में न केवल जानकारी देता है बल्कि इसके साथ साथ उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको भी अपनाने के लिए प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रमोट करना, जवाबदेही तय करना, इसके अलावा राजनीति में लैंगिक समानता, युवाओं की सहभागिता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। आईपीयू 179 देशों के संसद सदस्यों की इकाई है। इसमें 13 सहयोगी सदस्य भी हैं और आईपीयू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्थानीय पर्यवेक्षक का दर्जा भी हासिल है। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने चर्चा की। आज ही डाउनलोड करें आर एस जंक्शन ऐप और लाभ उठाएं विभिन्न कोर्सेज का जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह से मैं आपके लिए खबरें लाता रहूँगा, लेकिन आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है, जहां आपके लाइक और शेयर्स जो है हमें और अधिक छात्रों तक अपनी पहुंच बनाने में मदद करते हैं। तो आप अपने काम को करते रहें, मैं भी करता रहूँगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।